दोस्तों, मैंने कल ही एक वीडियो जारी किया था इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनल प्रोजेक्ट की वाइवा की प्रिपरेशन के लिए उन्हें आपको हेल्पफुल होगा। कल मैंने बेसिक क्वेश्चन ही बताया था कि प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करना है। एक्सप्लेन करने एक्सप्लेन कैसे करना है। इसमें सबसे पहले आपको बोलना है टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, उसके बाद बोलना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स भी बताना है, उसके बाद कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट बताना है। कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट के बाद टूल्स और प्लेटफॉर्म आपने क्या यूज़ किया है वो बताना है। टूल्स और प्लेटफॉर्म में आपने सपोज करो अपने प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड में जावा यूज़ किया है तो जावा का फीचर ही पूछ सकता है, उसका फीचर ही पूछ सकता है, आपने जावा क्यों लिया है, जावा का कौन सा वर्जन यूज़ किया है। बैकएंड में आपने कौन सा यूज़ किया है, बैकएंड में हो सकता है आपने एसक्यूएल यूज़ किया होगा तो एसक्यूएल के बारे में पूछ सकता है, एसक्यूएल का वर्जन पूछ सकता है, एसक्यूएल और ओरेकल में क्या डिफरेंस हो सकता है, आपने ओरेकल क्यों नहीं चूज़ किया। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बोलना है नंबर ऑफ टेबल्स का नाम बताना है, कितने टेबल्स आपने यूज किया है। सपोज यू हैव टेकन 5 टेबल्स इन योर प्रोजेक्ट, टेबल्स का नाम बताना है। उसके बाद नंबर ऑफ मॉड्यूल्स का नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच मॉड्यूल। उसके बाद फ्यूचर स्कोप लिमिटेशन बताना है। ये आपका एक्सप्लेन प्रोजेक्ट का पहला टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है कहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। सबसे पहले आपसे आसानी से पूछ सकता है कि आपने प्रोजेक्ट खुद बनाया है, यस सर। तो सबसे मेन पेज होता है इंट्रोडक्शन का पेज, और लास्ट में आपका होता है बिब्लियोग्राफी। आपने कौन सा बुक यूज़ किया है, रेफ़र किया है, उसका आपको नाम मालूम होना चाहिए। कई बार क्या बच्चों को उनको पता नहीं होता है और उन्होंने लिख देते हैं, कहीं से कॉपी किया और लिख दिया, लेकिन कॉपी करने के बाद भी आपको मालूम होना जरूरी है। इंट्रोडक्शन का पहला पेज, इसमें क्या लिखा हुआ आपको मालूम है होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के टाइप्स कितने होते हैं, वो क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। आपने एसआरएस अपने प्रोजेक्ट में बनाया है, एसआरएस कहाँ बनाया है वो आपको मालूम होना चाहिए। एसआरएस के बाद अपने प्रोजेक्ट में कौन सा मॉडल यूज़ किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपने कौन सा मॉडल यूज़ किया। आपने स्पाइरल मॉडल यूज़ किया है तो क्यों किया, वाटरफॉल मॉडल यूज़ किया है तो क्यों किया, विसेट किया है तो क्यों किया, प्रोटोटाइप किया है तो क्यों किया, और आपके प्रोजेक्ट में क्या किस मॉडल का यूज़ किया है वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपसे पूछता है डीएफडी और ईआर डायग्राम में डिफरेंस क्या होता है। डीएफडी ब्रेक करने का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन ईआर डायग्राम बहुत आसान है। आप सारे एंटिटी का नाम याद रखिए और एंटिटी के बाद ही एंटिटी का रिलेशंस आपको जोड़ लीजिए। एंटिटी होने के बाद क्या होगा, उसमें कार्डिनलिटी पूछता है कि व्हाट इज़ कार्डिनलिटी क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि किसी भी डायग्राम में सपोज कीजिए कि आपने स्टूडेंट्स के ऊपर बनाया है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक रिलेशन होगा, उसके बीच में कार्डिनलिटी होगी, या तो 1 to 1 होगा, 1 to many होगा, या many to many होगा। 1 to 1, 1 to many और many to many, 3 तरह कार्डिनलिटी होती है। टीचर और स्टूडेंट्स में एक टीचर कई स्टूडेंट से पढ़ सकता है और एक टीचर का स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, यानी यहाँ पर कार्डिनलिटी होगी many to many। यानी आपके ये डायग्राम में हर एंटिटी के बीच में क्या कार्डिनलिटी एग्जिस्ट होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछेगा, जैसे आपका इनपुट आउटपुट जो डिज़ाइन बना हुआ है, इनपुट आउटपुट डिज़ाइन का फ्लो आपको मालूम होना चाहिए कि इस पेज को खोलने के बाद दूसरे पेज में क्या निकलता है ना, तो वो आपका लिंक मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी आती है कनेक्टिविटी के बारे में आपने डेटाबेस से कैसे कनेक्ट किया है। जैसे सपोज कुछ जावा और एसक्यूएल के बीच में वो कनेक्टिविटी की कोडिंग भी आपसे पूछ सकता है ऑनलाइन। वो 4-5 लाइन की कोडिंग होती है, आपको लर्न करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कॉस्ट एस्टिमेशन। आपने प्रोजेक्ट में कॉस्ट कैसे बनाया है, कितना कॉस्ट लगा है बनाने में। तो कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए हम कोकोमो मॉडल को फॉलो करते हैं, उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लीजिएगा। उस पर जो टर्म्स यूज हुआ है वो आपको मालूम होना चाहिए। वो पूछ सकता है कि कोकोमो मॉडल कैसे यूज़ करते हैं। सपोज करो आपने
कॉस्ट बनाने का कई तरीका है। जैसे आपने बनाया कि आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको डेवलप करने में 3 मंथ्स लगा है। 3 मंथ्स में आपकी सैलरी अगर 10,000 है और मिसलेनियस 5,000 खर्च हुआ है तो आपको 3 महीने का कितना हुआ 30,000 प्लस 5,000 यानी 35,000 अपने प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपने निकाला। ऐसे बता सकते हैं, या अपने सॉफ्टवेयर खरीदा है, लीगल सॉफ्टवेयर, अपने कंप्यूटर खरीदा है, उसको कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम कोको मॉडल को फॉलो करते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है पर्ट चार्ट और गैंट चार्ट में क्या डिफरेंस होता है। पर्ट चार्ट गैंट चार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछेगा। टेस्ट केसेस आपने बनाया है वो आपको दिखा सकता है, देखने के लिए पूछेगा कि आप बताओ कहाँ बनाया हुआ है। टेस्ट केसेस होना भी ज़रूरी है। उसके बाद आपका आता है फ्यूचर स्कोप लिमिटेशन। फ्यूचर स्कोप लिमिटेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सपोज़ कीजिए आपने बनाया है बैंकिंग सिस्टम के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम बनाया, किसी लोगों का होगा भी, कई मेरे स्टूडेंट को उन्होंने बनाया होगा। तो जैसे मैंने सपोज़ कीजिए मैंने अपने प्रोजेक्ट में बनाया है कि जो एटीएम है उसकी फैसिलिटी केवल सपोज़ करो हमने एसबीआई के लिए बनाया, तो हमारा एटीएम केवल एसबीआई के एटीएम में चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा लिमिटेशन हो गया। फ्यूचर स्कोप इस प्रोजेक्ट को हम जब नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो हमारा कस्टमर स्टेट बैंक का होने के बावजूद भी दूसरे एटीएम से पैसा निकाल सकता है। तो ये हमारा फ्यूचर स्कोप होगा। ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता है, वो आपके ऊपर स्किल पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। कई लिमिटेशन हो सकता है कि अपने अगर सिस्टम क्रैश करता है तो उसके लिए अपने डेटा रिकवरी का ऑप्शन नहीं बनाया है। सिंगल यूजर है तो मल्टी यूजर बनाएंगे, है ना। अभी इन% के लिए तो कब अगली बार आउट% को भी ऐड करेंगे। इस तरह से हम आप लिमिटेशंस को बता सकते हैं, फीचर्स को बता सकते हैं। अब क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है ना, आपको कहाँ से आपको पूछ सकता है। कोडिंग पार्ट तो खैर इसमें बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आपको राइज कर सकते हैं कि कहाँ से आएगा। जैसे आपका नॉर्मलाइजेशन चैप्टर है, ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट NF क्या होता है, सेकंड NF क्या होता है, थर्ड NF क्या होता है, BCNF थर्ड NF में डिफरेंस क्या होता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी MVD किस नॉर्मल फॉर्म में होता है, 4th 5th में होता है। तो इसके टॉपिक मैं आपको अलग से बताऊँगा। उसके बाद टेस्टिंग का पार्ट बहुत बड़ा चीज़ है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बताया था, एनालिसिस 10 मार्क्स का, डिजाइनिंग 10 मार्क्स का, कोडिंग 5 मार्क्स का, कोडिंग डेमोन्स्ट्रेशन 5 मार्क्स का, उसके अलावा टेस्टिंग 10 मार्क्स का, और एरिया रिलेटेड विद प्रोजेक्ट ये 10 मार्क्स का था। तो टेस्टिंग में क्वेश्चन किस तरह का पूछ सकता है, जैसे अल्फा टेस्टिंग क्या होता है, अल्फा बीटा में क्या डिफरेंस क्या होता है, आपको पता होगा। अल्फा टेस्टिंग डेवलपर साइड पर होता है, बीटा टेस्टिंग क्लाइंट साइड पर होता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है आफ्टर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। उसके बाद आपका बेंचमार्क टेस्टिंग क्या होता है। इस तरह से बेंचमार्क टेस्टिंग आपको पता होगा कि ये DB और डेवलपर के प्रेजेंस में टेस्टिंग होती है, टेंशन टेस्ट करते हैं, और हम जो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस जो हम एक सेट करते हैं, मार्क सेट करते हैं एक लेबोरेटरी कंडीशन पर कि ये हमारा सॉफ्टवेयर बनने के बाद ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सपोज़ कीजिए आपने एक बाइक बनाया, एक सॉफ्टवेयर है, और बाइक बनाने के बाद, बाइक बनाने से पहले आपने आपका ऑब्जेक्टिव था कि मेरा बाइक 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलेगा। सम लेबोरेटरी कंडीशन इज़ दैट ये हाईवे पे चलेगा। तो टेस्ट करने के बाद अगर आपने चला के देखना है कि 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलता है कि नहीं, दैट इज़ द बेंचमार्क टेस्टिंग। तो आपका प्री डिफाइंड क्वेश्चन होता है, उसको फिर हम बाद में चेक करके देखते हैं कि वो हो रहा है कि नहीं। इसी तरह से कम 20 टाइप्स का टेस्टिंग होगा, इसमें से आपको 1 वर्ड याद करना है, ज़्यादा लंबा याद नहीं करना। और नॉर्मल टॉपिक बहुत बड़ा है, इस टॉपिक को मैं अगले क्लास में दूंगा। और आज आप अभी जो वाइवा होना है दिल्ली में RC1, RC2, RC3, RC1, RC2 में हो भी रहा है। RC3 का वाइवा का डेट 1st वीक ऑफ फरवरी आएगा और 100% आएगा। और मुझे लगता है कि कई लोग तैयारी कर भी रहे होंगे, और किसी को डाउट अगर होता है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9810359668, और मेरा वेबसाइट है anandinstitute.com, और मुझे फेसबुक पर आनंद सर इग्नू के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मैं फेमस भी होऊंगा और आने आपको डेली आपको एक टॉपिक आपको मैं अपलोड करूंगा। धन्यवाद।